बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो आप लोग? मैम अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, कैसा जा रहा है आप लोगों का ये ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला? यस मैम, अभी तक तो अच्छा है। अच्छा, गुड। कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है जो आपने पूछना है मुझसे? अब्दुल्ला ने कोई क्वेश्चन पूछा था और मैंने कहा था कि अब्दुल्ला मैं इंटरेक्टिव सेशन में बताऊंगी ताकि फिर बाकी बच्चे भी सुन लें उसको। बेटे तुमने क्या पूछा? यस मैम। मैम मैंने ये पूछा था कि अगर किसी ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो अच्छा इफेक्ट देगी, क्योंकि एक प्लाज्मा कंसंट्रेशन कहते हैं, एक हम सिस्टमिक कंसंट्रेशन कहते हैं, वो दोनों एक ही चीज़ है। हाँ देखो, किसी भी ड्रग का जो इफेक्ट है वो एक्चुअली दैट डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी आपकी ड्रग तमाम बैरियर्स को क्रॉस करते हुए जब प्लाज्मा में पहुंचेगी और वो प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन देगी वो डिपेंड करेगा आपका उस कंसंट्रेशन पे। आपका थेराप्यूटिक इफेक्ट भी डिपेंड करता है एक्चुअली, और उसी पे आपका एडवर्स इफेक्ट भी डिपेंड करता है। ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन को देखते हुए ही हम किसी भी ड्रग की डोज सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास कोई भी एंटीबैक्टीरियल एजेंट है और आप उसको अगर 500 मिलीग्राम दे रहे हैं और उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेट सपोज के 200 मिलीग्राम अटेन होती है जब आप 500 मिलीग्राम की वो ड्रग देते हैं, कुछ वो बैरियर से पास होते हुए, और आपको प्लाज्मा कंसंट्रेशन देती है 200 मिलीग्राम। अब यही 200 मिलीग्राम आपको अचीव करनी है प्लाज्मा में, या इसी को आप सिस्टमिक भी कह सकते हैं क्योंकि जाहिर है कि वो आपके ब्लड में एंटर हो गई है। लेकिन अगर लेट सपोज कि वो कंसंट्रेशन प्लाज्मा में आपकी रिक्वायर्ड 200 मिलीग्राम है और अगर वो उससे इंक्रीज हो जाती है तो फिर वही कंसंट्रेशन टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस करेगी। और आपने अक्सर देखा है ना, जो मेटाबॉलिज्म में जैसे हम पढ़ रहे हैं, इंड्यूसर्स हैं, इनहिबिटर्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स अगर जो उनको मेटाबोलाइज करा रहे हैं, कोई और ड्रग जो उसको इनहिबिट कर दे तो फिर क्या होगा कि उसी की वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है कि वो ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ सकती है, या अगर किडनी उसको प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं कर रही है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है कि ड्रग वहाँ से कंसंट्रेशन इंक्रीज होकर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती एक्यूमुलेट। है। हाँ, यस। एक्यूमुलेट हो सकती है, बिल्कुल। यस मैम, प्लाज्मा कंसंट्रेशन कहें या सिस्टमिक कहें, एक ही बात है। हाँ, एक ही बात है। देखिए, सिस्टमिक भी वही है ना जो तमाम बैरियर्स के बाद यस मैम। आपके ब्लड में चली गई, प्लाज्मा में चली गई। ठीक ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम बेटा। और बेटे, और क्या क्वेश्चन था? हिरा ने कोई क्वेश्चन पूछे थे? मैम हिरा ने चैट बॉक्स में कोई सवाल डाला हुआ है। अच्छा, तो हिरा बेटे तुम यहीं बताओ ना क्या क्वेश्चन है तुम्हारा। चैट में भी मैं देख लेती हूँ। टॉपिक 2 में ड्रग्स के बारे में क्या लिखना है ये पूछा है हिरा ने। कौन सा टॉपिक 2? मैम सॉरी, टॉपिक 2 नहीं, टॉपिक 3। टॉपिक 3 के अंदर साइन एंड सिम्टम्स लिखे हुए हैं और ट्रीटमेंट के आगे लिखे हुए हैं बारबिटूरेट, डिजिटालिस, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो फरहान ये पूछ रहे हैं कि उसका क्या करना है जो ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं। भाई वो तो असल में बेटा ये बताया हुआ है कि मतलब आप जो भी ये चैप्टर 3 मेरे ख्याल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स का है, और उसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर कोई टॉक्सिक सिम्टम्स आ रहे हैं ना, टॉक्सिसिटी हो रही है, तो उसका उन्होंने एक तरह से उसका एंटीडोट या उसका ट्रीटमेंट बताया है। यानी फॉर एग्जाम्पल के बारबिटूरेट्स का जैसे तुमने नाम लिया, तो बारबिटूरेट्स उनके सीएनएस डिप्रेसेंट हैं। अगर कोई सीएनएस की टॉक्सिसिटी आ रही है या सीएनएस पर कोई टॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे हैं तो आप उसको काउंटर करने के लिए वो ड्रग्स दे सकते हैं। वो ड्रग्स इसलिए बताई हुई हैं उन ड्रग्स के, यानी जो आपकी एंटीबैक्टीरियल्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं,
उनके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं बेसिकली उनको ट्रीट करने के लिए बताए गए। मैम असाइनमेंट के अंदर बेटा तुम टॉपिक 3 प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में से पूछ रही हो ना, एंटी बैक्टीरियल में से। मैं मेरा असाइनमेंट का पूछ रही, जो आपने डिवाइड किया था ना कि 1 से लेकर 25 तक ये बच्चे बनाए 25 से। अच्छा असाइनमेंट में से पूछ रही हो, ओके। तुमने कहा यस टॉपिक 3 तो मैं समझी कि साथ प्रोटीन सिंथेसिस। मैम मैं असाइनमेंट का पूछ रही हूँ। ओके तो बोलूंगी असाइनमेंट में, हाँ असाइनमेंट में ये करना है कि ये जो ड्रग्स है ना, इनके बारे में आपने ये बताना है कि ये टॉक्सिसिटी कैसे कॉज करा सकती है। यानी बार्बिट्यूरेट की अगर मैं बात करूं तो ये इनके सीएनएस डिस्कशन है, तो इनकी क्या टॉक्सिसिटी होगी, ठीक है। बार्बिट्यूरेट की एग्जांपल ले लेते हैं। और इसके अलावा जो आपने जिन मटेरियल्स के नाम लिखे हैं ना, जिन कंपाउंड के, आपने इनकी टॉक्सिसिटी डिस्कस करनी है, क्योंकि वो टॉक्सिकोलॉजी का असाइनमेंट है। और जहां पर एंटीडोट मेंशन है तो फिर आपने वो एंटीडोट बताने हैं कि वो किस टॉक्सिन के लिए क्या एंटीडोट यूज है और क्या उसका मैकेनिज्म है। अगर टॉक्सिसिटी हो रही है तो कैसे होगी, अगर एंटीडोट मैकेनिज्म क्या होगा। मैम थैंक यू सो मच मैम। सही मैम मेरा भी मैम यही टॉपिक था, तो आपने मुझे कहा था कि तुम 3 कॉलम बना लो, एक में साइन सिम्टम बता दो और एक में ट्रीटमेंट। हाँ ये भी ठीक है। देखो टेबल फॉर्म में कोई भी चीज प्रेजेंट करना मेरे ओपिनियन में ज्यादा अच्छा और ज्यादा प्रेजेंटेबल होता है। अगर आप साइन सिम्टम्स को मतलब आप पैराग्राफ की शक्ल में लिख रहे हैं, बार्बिट्यूरेट की आप टॉक्सिसिटी बता रहे हैं या किसी और ओपियोइड वगैरह की बता रहे हैं, तो अगर आप उसको पैराग्राफ में लिखेंगे तो इतना अपीलिंग नहीं होता है। अगर आप उसका टेबल बना देंगे और फिर सामने उसका एंटीडोट भी लिख देंगे, पॉसिबल मैकेनिज्म भी लिख देंगे टॉक्सिसिटी का या एंटीडोट का, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो इट्स अप टू यू, लेकिन टेबल फॉर्म में आप बनाएं तो मेरा ख्याल से वो ज्यादा प्रेजेंटेबल है और आप लोगों को याद करने में भी आसानी होगी। और मैम जो लास्ट टॉपिक था चिलेटिंग एजेंट्स वाला, उसके अंदर तो जो आपने 4 एजेंट्स दिए उनका रोल टॉक्सिसिटी में क्या होता है या पॉइजनिंग में क्या होता है वो बताना था ना उसके अंदर। हाँ बिल्कुल अरीबा, उसमें यही बताना है। जैसे डाइमरकैप्रोल वगैरह या ईडीटीएन, एक्चुअली ये चीलेटिंग एजेंट्स हैं और ये चीलेटिंग एजेंट्स बेसिकली चीलेट बनाने के लिए और फिर वो आपकी बॉडी से रिलीज कर देते हैं। तो वो किन किन टॉक्सिन्स में कौन कौन सा चीलेटिंग एजेंट यूज हो रहा है और किस तरह से वो चीलेट कर रहा है, उसका मैकेनिज्म, ठीक है ना, उसको काउंट ओके मैम, ये बताना है। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। मैम मुझे ये पूछना था कि मेरा टॉपिक है पॉइजन एंड ट्रीटमेंट प्रिंसिपल ऑफ पॉइजनिंग। तो मैम उसके अंदर सिर्फ पॉइजन के बारे में सारी उसकी टॉक्सिकोलॉजी लिखनी है और क्या कहते हैं प्रिंसिपल को डिफाइन करना है बस। हाँ बिल्कुल, वो एक जनरल टॉपिक है। जैसे जो तुम्हारा वाला टॉपिक है ना, ये दिस इज टोटली अ जनरल टॉपिक। जिस तरह से अभी हमने एंटी बैक्टीरियल डिस्कस किए थे, तो इसके साथ में ये डिस्कस किया था ना कि प्रिंसिपल्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी क्या है। जस्ट लाइक दैट आपने जनरली टॉक्सिसिटी क्या है और उसके क्या सिम्टम्स हैं या उनको क्या प्रिंसिपल्स है टॉक्सिन और पॉइजन में क्या डिफरेंस है, इनकी एग्जाम्पल। अब जनरली अगर हो जाए तो आप जैसे क्लेवार में क्या कुछ करते हैं, किस तरह की फर्स्ट एड देंगे, कैसे उसको चेक करेंगे, तो वो एक जनरल टॉपिक है आपका जो टॉपिक है वो आप लिखेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो उसके अंदर हम पॉइजन जो डिफरेंट एनिमल्स से कॉज होते हैं, जैसे लाइक स्नेक हो गया, तो उसका एंटीडोट किससे बनता है, ये सारी चीजें हम उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं ना। बिल्कुल, आप एग्जाम्पल में यू कैन एक्सप्लेन कि भाई ये किस सोर्स से हो सकते हैं, इनको इन कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर आप उनको उसमें इजीली एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ बता सकते हैं। कैटेगरी जरूर डिफाइन करेंगे आप, टॉक्सिन को पॉइजन किस तरह से डिवाइड करेंगे, किस तरह कैटेगराइज करेंगे। जैसे हमने बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया, फंजाई को कैटेगराइज किया कि ग्राम पॉजिटिव हैं, ग्राम नेगेटिव हैं। इस तरह आप टॉक्सिन को भी कैटेगराइज करेंगे, जनरल बताएंगे टॉक्सिसिटी के बारे में, वो ओवरव्यू समझ। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम बेटा।
और बच्चों बाकी टॉपिक्स जितने लेक्चर्स अभी तक अपलोड हुए हैं वो सब आप लोगों ने सुन लिए, उनको समझा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड ईयर मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। अच्छा, कोई और क्वेश्चन पूछना है किसी ने, या जितने अभी तक आप लोगों ने लेक्चर्स को गो थ्रू किया है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं उनमें से कोई क्वेश्चन है? सब समझ आ रहा है? यस मैम आ यस रहा है। मैम अभी तक तो सब समझ आया है। अच्छा, ओके, गुड। और आप लोगों ने अपने क्विज की तैयारी कर ली? यस मैम ऑलमोस्ट। क्विज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? क्विज की तैयारी कर ली बेटा तुम लोगों ने, थर्ड ईयर? मैम ऑलमोस्ट की है। अच्छा, तो क्या होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, कौन बताएगा? मैम जो सेल वॉल पर जो है ना एक्ट करते हैं और उसकी जो है ना सिंथेसिस को यहाँ ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल सेल के पास सेल वॉल जो होती है उसी की वजह से वो सरवाइव कर रहा होता है। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। यस मैम, तो बैक्टीरिया की वॉल को जो है वो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हाँ, वेरी गुड। और क्या आपके ख्याल में ये बैक्टीरिसाइडल होते हैं या बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं? बैक्टीरियासाइडल। यस मैम, क्योंकि वो किल कर देते हैं। बैक्टीरियासाइडल होते हैं मैम। हाँ, शाबाश। और कैसे क्लासिफाई करेंगे आप सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स को? क्लासिफिकेशन कौन बताएगा? मैम अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम हम इसको क्लासिफाई करेंगे, पेनिसिलिन को अलग और सेफेलोस्पोरिन्स को अलग। यस, आप स्पेक्ट्रम की बेसिस पे भी फोर स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन के हैं। आप पेनिसिलिन की बेस पे भी उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, और आप ड्रग की बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक, तो बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स का क्या मतलब है? जिनके सेफेलोस्पोरिन और पास बीटा पेनिसिलिन। लैक्टम रिंग। हाँ, शाबाश। मेनली इनके दे कंटेन अ बीटा लैक्टेम रिंग इन देयर स्ट्रक्चर ना। और कौन कौन से हैं बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक? जाहिर है ये सारे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। मैम पेनिसिलिन्स भी हैं, सेफेलोस्पोरिन्स भी हैं। और इसके अलावा भी हैं, पेनिसिलिन हो गए, सेफेलोस्पोरिन हो गए, और लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों? मैम यस यस मैम आ रही है। ओके, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन और सिपेक्सेम है। तो वो तो मैम कार्बापेनम। हाँ, कार्बापेनम। और एक ग्रुप मोनोबैक्टम्स। हाँ, मोनोबैक्टम, शाबाश, मोनोबैक्टम। ये आपके 4 ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है बच्चों, ये अब आप लोगों ने याद रखना है, ये चारों आपके बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स हैं। पेनिसिलिन एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है। सेफेलोस्पोरिन्स की 4 जनरेशन हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर कार्बापेनम और फिर मोनोबैक्टम। ठीक है, और ऐसी ड्रग्स भी हैं जो कि नॉन बीटा लैक्टेम हैं लेकिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? मैम वेनकोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन, टेलावेंसिन, फेस्वोमाइसिन।
यस, वेंको, डेप्टो, टेलावेंसिन और मैम बेसिट्रेसिन भी तो है। डेसिट्रेसिन भी है। यस, शाबाश, वेरी गुड। ये सब के सब सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, बट रिमेंबर कि दे आर नॉन बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक, ठीक है। और इसी चैप्टर में हमने एक चीज डिस्कस की थी, पॉलीमिक्सिन। वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर। इनहिबिटर नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन होता है। हाँ, पॉलीमिक्सिन, शाबाश, सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। यस मैम। इनको दिया हुआ तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के चैप्टर में है, लेकिन आप याद रखिएगा कि पॉलीमिक्सिन जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स हैं, दे आर नॉट सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, ठीक है। तो बच्चे उसी चैप्टर में वो देखते हैं एंड पे लिखा हुआ, तो वो समझते हैं कि शायद वही है, तो डोंट कंफ्यूज कि ये सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरह से अपने क्विज की बहुत अच्छी तैयारी कर लें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी आपकी एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। मैम क्विज का पैटर्न एमसीक्यूज बेस्ड होगा? यस, क्विज एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, एमसीक्यूज ही होंगे, और वो आपने अटेम्प्ट करने होंगे। और ये जो आपका टॉक्सिकोलॉजी वाला असाइनमेंट है, इसका क्विज मोस्ट प्रोबेबली 30th ऑफ दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो आप ये वाला क्विज दे दें, फिर उसके बाद आप लोग इसकी तैयारी शुरू करें। और तकरीबन 3 या 4 दिन में मैं असाइनमेंट्स चेक करूंगी, फिर मैं बता दूंगी इंशाल्लाह असाइनमेंट। मैम तो टॉक्सिकोलॉजी के क्विज के लिए आप हमें स्लाइड्स देंगी या हमने जो असाइनमेंट बनाया उसी से? नहीं, मैं बता रही हूँ कि 3 या 4 दिन में मैं चेक करूंगी ना आप लोगों के असाइनमेंट। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। यस मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखो, अब आ रही है मेरी आवाज? मैम ने कहा था कि इन असाइनमेंट्स में से 4 असाइनमेंट सेलेक्ट करेंगी और वो अपलोड कर देंगी, उसमें से तैयारी करेंगे। सही है। बेटा, आवाज आ रही है तुम लोगों को अब मेरी? मैम बहुत ज्यादा कट रही है। बहुत कट रही है? अच्छा, कुछ नेटवर्क का यस मैम, अब आ गई। कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैंने ये कहा था कि आप लोगों ने असाइनमेंट्स बनाने हैं, देन आई विल चेक द असाइनमेंट। जिसका असाइनमेंट सबसे अच्छा होगा तो मैं एलएमएस पर शेयर करूंगी, फिर आप लोग उसमें से तैयारी कर लीजिएगा, और फिर उसमें से आप लोगों का क्विज होगा। और अगर कोई बात नहीं समझ आएगी तो उसको हम अपनी इंटरैक्टिव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और कोई और टॉपिक अगर आप चाहें कि फिर उसको और डिटेल में समझना चाह रहे हैं, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर चाहेंगे तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी डाला जा सकता है, सही है। लेकिन आप रेडी रहें कि तकरीबन 30th ऑफ नवंबर को आपका सेकंड क्विज जो है ना वो एक्सपेक्टेड है। सही है बच्चों? यस मैम। यस मैम। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप लोगों की जो इंटरेक्टिव सेशन है उसकी अब मैं अटेंडेंस मार्क करूंगी। अब ये जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं मैं ये सब एलएमएस पे डालूंगी, जो जो प्रेजेंट है, ठीक है। और जो नहीं है उन सबकी एब्सेंट मार्क होगी। तो कल मैंने इवनिंग को भी ये बता दिया और आज मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, क्योंकि इंटरैक्टिव सेशन का जो रीजन है वो यही है कि आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो उसको हम डिस्कस कर सकें। फिर बाद में जो बच्चे नहीं आते ना वो कहते हैं कि भाई हमें तो समझ ही नहीं मैम आता। आवाज नहीं आती आपकी। सॉरी, इंटरनेट का कुछ शायद मसला चल रहा है। अब देखो मेरी आवाज आ रही है? मैं माइक को और क्लोज करती हूँ। यस मैम मैम। आ रही। ओके ओके, सही है। तो मैं अटेंडेंस का बता रही थी कि आप लोगों की जो इंटरैक्टिव सेशन है ना उसकी अब आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हुआ करेगी, ठीक है। और जो नहीं होंगे इस क्लास में वो फिर एब्सेंट मार्क होंगे।
बच्चों लेकिन मैम कभी कभी नेट का इशू भी तो होता है और लाइट भी नहीं हो कभी, तो फिर भाई देखिए ना, अब आप लोगों की इतनी सारी क्लास है और बच्चे क्या करते हैं, इंटरेक्टिव सेशन में आते ही हैं, तो इंटरेक्टिव सेशन तो आप ही लोगों के लिए रखा गया है ना। यस मैम, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन कभी कोई जीनियन इशू हो जाता है, कभी इंटरनेट प्रॉब्लम या लाइट का मसला हो जाता है। वो कभी कभी की तो बात बेटे और है, लेकिन ये जाहिर है जो लोग रूटीन में ये काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए किया जा रहा है ना ये। वो कभी कभी का मसला तो जाहिर है कि एक जेन्युइन होता है, ठीक है? वो इशू नहीं। अच्छा बच्चों, और कोई सवाल है, कोई और कंफ्यूजन है, कुछ और पूछना है तुम लोगों ने? मैम ये नेचुरल पेनिसिलिन्स में विराइडेंट स्ट्रेप्टोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकस नमूने रेजिस्टेंट है ना? हाँ रेजिस्टेंट है, यस। और इसमें जो मेथिसियंस हैं वो भी बहुत सारे, जो आपके बैक्टीरियाज हैं ना वो भी रेजिस्टेंट हैं। जो MRSA का कॉन्सेप्ट आया ना वो भी इसीलिए आया। तो नेचुरल का स्पेक्ट्रम तो वैसे ही कम है। तो मैम फिर आगे स्पेक्ट्रम में इनका नेम क्यों मेंशन किया हुआ है? थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस में इनका नेम मेंशन हुआ हुआ है। इसमें नेचुरल के साथ जी, पेनिसिलिन जी थेराप्यूटिक एप्लीकेशन में जो स्पेक्ट्रम दिया हुआ है पॉजिटिव कॉक्साई का, उसमें आगे इन्होंने नेम मेंशन किए हुए इनके। किस किस के मेंशन किए हैं? तुम अभी ये बुक से बता रही हो? स्ट्रेप्टोकोकस नमूने का भी जी, बुक से मैम, लिपिनकॉर्ड से। अच्छा अच्छा ठीक है, किस जी किस का नाम दिया बताओ? मैम, पॉजिटिव कॉक्साई में स्ट्रेप्टोकोकस नमूने, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन्स और विराइडेंट स्ट्रेप्टोकोकाई। देखो एक्चुअली आपके जो ग्राम पॉजिटिव और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज है ना, उनके भी डिफरेंट टाइप्स हैं आगे से। मतलब ग्राम पॉजिटिव में अब कौन कौन से हैं जिस पर आपकी ये ड्रग्स पेनिसिलिन ये इफेक्टिव हैं, और कौन कौन से हैं जिस पे ये नॉन इफेक्टिव हैं। आपने स्पेक्ट्रम में यही याद करना है। तो अब नेचुरल पेनिसिलिन जिन एक पर्टिकुलर जरूरी नहीं है कि अगर वो तमाम ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव हो, जिनके अगेंस्ट वो इफेक्टिव है ना। ये देखें, अब आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है, मैंने इसीलिए लिपिनकॉर्ड खोल ली है। यस मैम। ओके, मैं वही वाला चैप्टर खोल रही हूँ, ठीक है? तो आप वो वाला याद कर लीजिए। अब जैसे ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं, तो ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपका एक पर्टिकुलर ड्रग यानी फॉर एग्जांपल नेचुरल पेनिसिलिन है, वो किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, वो वाला स्पेक्ट्रम आप याद कीजिए। या किसके अगेंस्ट वो नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, कौन सी फिगर है अगर तुम बताओ तो मैं वहां पर उसी को ओपन कर लूं। मैम सबसे स्पेक्ट्रम के सबसे पहला स्पेक्ट्रम है, आपके पास फिगर नंबर चेंज होगा। थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस ऑफ पेनिसिलिन जी। अच्छा मैं निकाल रही हूँ, वहीं जा रही हूँ। आई थिंक यही है। यस मैम। हाँ ये देखो, अब यहाँ पर ये देखो ना, अब ये गोनोरिया है, यानी ये इनके थेराप्यूटिक यूजेस भी हैं। सिफिलिस है, तो अगर आपसे थेराप्यूटिक यूजेस पूछे जाएं तो आप यहाँ बता सकते हैं। और जो इनका ये स्पेक्ट्रम है, इसमें ये देखें, यहाँ पर ये इन्होंने ये स्टेरिक डाल के लिख भी दिया इस जगह पर कि रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो है ये इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। लेकिन ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई में ये यहाँ इफेक्टिव है, ठीक है? पॉजिटिव बेसिलाई में इनके अगेंस्ट इफेक्टिव है। एनएरोब में, अब एनएरोब तो बहुत सारे हैं, पायरोचीट्स बहुत सारे हैं, लेकिन इनके अगेंस्ट आपकी ये जो पेनिसिलिन हैं, पेनिसिलिन जी जो है वो इनके अगेंस्ट एक्टिव है। आप देख लें ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई में सिर्फ जो ये है ना, जबकि ये नमोनी के ऊपर अगर आप देखें यहाँ स्टेरिक लगा हुआ है, और उन्होंने मेंशन भी किया कि अब इसके रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो हैं वो बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो सिर्फ इनके अगेंस्ट इफेक्टिव है आपकी पेनिसिलिन जी जो नेचुरल है ना। तो बस आप इसको याद कीजिए, लेकिन ये भी याद रखें कि अब यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा डेवलप हो रही है। अगर तुम लोगों को याद हो
तो मैंने लेक्चर में बताया था कि देखो सबसे ज्यादा मसला जो आजकल हमें आ रहा है ना एंटीबायोटिक्स या एंटीबैक्टीरियल्स के साथ, वो आ ही रेजिस्टेंस का रहा है। एक ड्रग जो किसी के अगेंस्ट एक्टिव है, वो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस के पैटर्न प्रोड्यूस कर रहा है कि हम लोग खुद शॉक्ड हो रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस को कैसे ओवरकम किया जाए। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया? यस मैम। ओके। तो मैम फिर हम लिखेंगे कि ये मतलब इफेक्टिव है पेनिसिलिन जी इन दोनों के अगेंस्ट? हाँ, आप ये लिखेंगे कि पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई में स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी पायोजीन्स और विरिडेंस ग्रुप में इफेक्टिव है, लेकिन नमूनी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डे बाय डे बढ़ रही है, और इसीलिए प्रेफरेबली हम पेनिसिलिन जी को अब यूज नहीं करते हैं। और बहुत सारे जो न्यू एजेंट्स आ गए ना, उन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया। लेकिन अगर स्पेक्ट्रम पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि इसका इफेक्ट इनके ऊपर है और यहाँ रेजिस्टेंस जो है वो अब ज्यादा डेवलप होती चली जा रही है। या बेसिलाई में बैसिलस एंथ्रासिस या कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के अगेंस्ट ही एक्टिव है। नेसेरिया में ये दो हैं, गोनोरिया और मेनिंजाइटिडिस। ठीक है, अब अगर यहाँ रेजिस्टेंस आती है मेनिंजाइटिडिस के अगेंस्ट, तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन है, वेंकोमाइसिन है, हम वो देते हैं, या और कोई प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, या क्विनोलोन पे फिर ऑप्ट करते हैं। लेकिन अगर स्पेक्ट्रम पूछा जाता है तो फिर तो आप बताएंगे ना कि यहाँ यहाँ तो ये इफेक्टिव है। ओके मैम। जब तुम लोग सारी कीमो पढ़ लोगे ना, सारे चैप्टर हो जाएंगे, फिर इस तरह का सवाल अगर आएगा कि स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी में आपकी फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, फिर आपका आंसर कुछ और तरह होगा। फिर आप ये नहीं लिखेंगे कि हम जी सबसे पहले उसको पेनिसिलिन जी देंगे, नो। फिर जो फर्स्ट आपका ऑप्शन होगा, जैसे अगर हम वेनको दे रहे हैं या कोई क्विनोलोन दे रहे हैं, आप लिखेंगे फर्स्ट चॉइस वो है, सेकंड चॉइस फिर ये है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि पेनिसिलिन जी का स्पेक्ट्रम बताएं, तो फिर तो आपको ये बताना होगा कि ये स्पेक्ट्रम इनके मौजूद है। अच्छा मैम, राफिक अलीम का मैसेज आया है, कह रहा है कि मेरा माइक नहीं चल रहा, मुझे असाइनमेंट के बारे में बता दें। 75 रोल नंबर है उसका। अच्छा, क्या बताना है असाइनमेंट के बारे में? वो जो थर्ड असाइनमेंट है ना, थर्ड वाला, वो कैसे क्या क्या डालना है उसमें, क्या क्या चीज़ें, वो पूछ रहे हैं। वो मैंने अभी तो डिस्कस किया है कि उसमें आपने क्या कुछ डालना है। वो कह रहे हैं उस वक्त आवाज़ नहीं आई, तो फिर से बता दें। अच्छा चलो, फिर मैं वो वाली शेयर करती हूँ आपके साथ। देखो उसमें जो टॉपिक्स है ना आपके, नंबर सी की तुम लोग बात कर रहे हो ना, शेयर कर दूं फिर मैं आप लोगों के साथ एक मिनट। यस मैम। वो डॉक्यूमेंट मुझे खोलना पड़ेगा जहाँ आप लोगों का कोर्स कंटेंट है, तो मैं खोल लूँ फिर मैं उसको शेयर करती हूँ। सही, हालांकि हम ये आपका जो असाइनमेंट है इसको तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, मुझे अच्छे से याद है। मैम वो कह रहे हैं कि वो क्लास में लेट एंटर हुए हैं। तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं डालूंगी, उससे भी देख लेना। लेकिन खैर अभी टाइम है, मैं इसको शेयर कर लेती हूँ, एक मिनट। मैं वो डॉक्यूमेंट ओपन कर रही हूँ, वो आपका कोर्स कंटेंट में मेंशन है ना वो सारा, उसको मैं ओपन कर रही हूँ। सिस्टम भी बहुत स्लो हुआ हुआ भाई, कुछ इंटरनेट का भी बड़ा मसला चल रहा है। मैम ये मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, इसमें लिखा हुआ है, आप इसमें से देख के बता दें बस। हाँ, इस पे भी बस ओपन हो गया बेटे, सिर्फ एक सेकंड की बात है।
भाई ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अभी तुम लोगों को कोई स्क्रीन नजर आ रही है? नो मैम। मैम आप ऐसे ही बता दें स्क्रीन के बगैर। अब स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। कह रहा हूँ मैं वो कॉपी करके पेस्ट कर रही हूँ इधर। ये देखो, ये है ना आपका नंबर 3 वाला पॉइंट, ये वाला पॉइजनिंग बतानी है आपने। इसमें कुछ भी नहीं है, दैट इज वेरी वेरी इजी। आपने इसमें पॉइजनिंग बतानी है। कौन ये किसने पूछा? राफे ने पूछा क्वेश्चन। यस मैम। माइक नहीं चल रहा। राफे तुम सुन लो बेटे, ये देखो पॉइजनिंग में आपने ये करना है कि आपने ये जो साइन और सिम्टम्स बताया हुआ है यहाँ पर, आपने बस ये बताना है, ठीक है। और साथ में इनका ट्रीटमेंट, और ये जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये बेस्ट होगा कि आप इसका एक टेबल बना लें और टेबल में आप ये बताएं कि फॉर एग्जांपल यहाँ इथेनॉल लिखा हुआ है, आप ये बताइए कि इथेनॉल से क्या टॉक्सिसिटी होती है, क्या साइन एंड सिम्टम होंगे पेशेंट के, ठीक है। और उसके सामने फिर आप उसका ट्रीटमेंट बताएं कि आप इथेनॉल के ट्रीटमेंट में क्या देंगे। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को बारबिचुरेट्स हम लोग पढ़ चुके हो, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, आसान रहेगा। बारबिचुरेट्स हैं, बारबिचुरेट्स की वजह से सीएनएस डिप्रेशन होने लगता है, पेशेंट कॉमे में जाने लगता है, या उसकी बिल्कुल ही एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो उस सूरत में क्या क्या साइन एंड सिम्टम होंगे वो आप एक कॉलम में डाल दें और उसके सामने एक कॉलम डाल के उसका ट्रीटमेंट बता दें कि अगर ये टॉक्सिसिटी हो रही है तो व्हाट यू विल डू, क्या करेंगे आप उसके लिए। इसी तरह पैरासीटामोल है, ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी क्या है। और एक कॉलम आप बनाएं मैकेनिज्म का, मैकेनिज्म में बताएं कि टॉक्सिसिटी उसकी अगर इस तरह से हो रही है तो क्या मैकेनिज्म होता है, और फिर आप जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो आमतौर पर किस मैकेनिज्म से आप उसको काउंटर कर रहे हो। उसमें आमतौर पर ये आपके ये चीलेटिंग वाले मैकेनिज्म ही आ जाएंगे सारे, या इनके एंटीडोट्स आ जाएंगे। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड हम लोगों ने पढ़े थे कि इनकी वजह से सारे जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक रिएक्शंस आते हैं ना, सैलिवेशन, लैक्रिमेशन, सारी सिक्रीशन बढ़ जाती हैं, तो फिर हम उसमें एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर वगैरह दे देते हैं। मैम लेकिन आपने पहले तो कहा था कि सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स और ट्रीटमेंट लिख दो, तो मैंने मैकेनिज्म नहीं लिखा और सबमिट भी कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, जो लोग आप कर रहे हैं वो डाल दें, एक कॉलम में मैकेनिज्म डाल दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैम जो मैकेनिज्म है हमारा इससे नीचे वाला था, लास्ट वाला जो टॉपिक है, हाँ तो उसमें मैकेनिज्म मुझे था तो, लेकिन वो बहुत ही इन डिटेल है, बहुत ज्यादा इन डिटेल है, क्योंकि ऐसे वो मिल नहीं रहा था तो आर्टिकल से सर्च किया था, आर्टिकल में बहुत इन डिटेल है, तो वो ऐड कर दें। नहीं नहीं, देखो वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिटेल नहीं डालनी। अब जैसे ये ईडीटी है, ईडीटी क्या करता है, ये चीलेट ही बनाता है, तो वो चीलेशन किस तरह करता है यस मैम, जो मेन मैकेनिज्म जो है। हाँ, अगर ईडीटी का स्ट्रक्चर बता दोगे ना, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा अमाइनो जो भी इसका नाम है, वहां से इसके स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर है जो फिर बाकी एटम्स को अपने साथ अटैच करके चीलेशन कर लेता है। यस मैम, वो मेन मैकेनिज्म आया था कि वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर लेते हैं, तो वो फिर उसी मेटल्स जो है वो फिर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। हाँ चिलेटिंग एग्जैक्टली, एजेंट्स का ही आ रहा था ये। हाँ यही बताना, जो आगे बहुत डिटेल रिसर्च पेपर के दौरान है ना, वो इस लेवल पे नहीं करनी है अभी तुम लोगों को। जी सही है। उसके अलावा मैम इसमें ज्यादातर जो है ना, ऐसे जो आपने स्पेसिफाई था कि ज्यादातर पॉइजनिंग का हमें नहीं मिला, थोड़ा मिला, लेकिन उसके अलावा ये जैसे विल्सन डिजीज वगैरह में काम आ रहा होता है, और इसकी कितनी डोज वगैरह दी जा रही होती है, वो सब हमें मिल गया था, हमने वो ऐड कर दिया था, क्योंकि बहुत सारी जगह इन वो पॉइजनिंग को ज्यादा फोकस नहीं किया हुआ। अगर वो डाल दिया है वरीशा तो कोई मसला नहीं है बेटे, लेकिन आपने ज्यादा स्पेसिफिक रहना है टॉक्सिकोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आप देखें ना कि आपका जो असाइनमेंट है, जो टॉपिक है ना, वो टॉक्सिकोलॉजी रिलेटेड है। जरूरी नहीं कि आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसमें डिटेल डालें, सिर्फ अगर आप उस टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं कि हाउ दीज चीलेटिंग एजेंट्स आर वर्किंग इन कॉम्बैटिंग द टॉक्सिसिटी या टॉक्सिन,
तो वो सफिशिएंट है, वो जबरदस्त है। इस लेवल पर आपने फार्माकोलॉजी में यही कुछ ही करना है। मैम ओके मैम लाइक ऐसे डाल दिया है कि जो वो अगर लेड पॉइजनिंग को ट्रीट करी तो पहले लेड पॉइजनिंग डाल दिया और उसके बाद जो उसके अदर यूजेस आ रहे थे हमने वो भी उसमें इंक्लूड कर दिए। ठीक है, हाँ सही है, नो इशू, सही है, जबरदस्त है बेटे वो। सही है बच्चों, और कोई क्वेश्चन? ओके मैम। नो मैम। ओके बेटा, फिर मैं सेशन एंड कर दूं। सही है बच्चों, मैं क्लास एंड करूं, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है? यस मैम। जी मैम कर दें। चलो ठीक है, ओके बच्चों, अपने क्विज के लिए अच्छी सी तैयारी करो नो और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज बेटा। यस मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम।